हम्म, तो अपने पास कौन सा चैप्टर आ गया? जैव प्रौद्योगिकी आ गया है ना। जैव प्रौद्योगिकी में क्या बोला इनने कि भैया 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक वैज्ञानिक 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ तथा जीव वैज्ञानिक रेनी डेसिकॉस्टीज के दिनों से ही समस्त समस्त मानव एक सेकेंड, हाँ, अब सही है। समस्त मानव ज्ञान विशेषकर प्रकृति विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास की ओर निर्दिष्ट हुआ है। अच्छा, रेनी डेस्कॉर्टिज के दिनों से ही भाई साहब। परिणाम स्वरूप मानव के जीवन में सुख साधनों तथा नैतिक मूल्यों की वृद्धि हुई है। अच्छा, इस प्रकृति घटना को समझने की में के तमाम उपगमन मनोबोधभी बन चुके हैं। भौतिकी तथा रासायनिक विज्ञान ने अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी को जन्म दिया है। इन सभी को मिलकर मानव संसाधनों तथा उनके कल्याण के लिए कार्य किया है। जैव विज्ञान संसार का मुख्य उपयोग खाद्य के स्रोत में रूप में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी 20वीं शताब्दी में आधुनिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हमारी रोजाना ज़िंदगी में परिवर्तन ला दिए हैं। जीव विज्ञान के उत्पादकों ने स्वास्थ्य के गुणात्मक तथा खाद्य उत्पादन में सुधार पैदा कर दिए हैं। जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रमों के लिए भूत सिद्धांत प्रक्रमों के लिए मूलभूत सिद्धांतों का तथा इसमें कुछ उपयोग इस इकाई में उजागर किया गया है, उन पर विचार विमर्श किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम जो होते हैं उनका मूल सिद्धांत में इकाई में उजागर किया गया है। ठीक, ध्यान चलते हैं अपन आगे। कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से नहीं बनने वाला। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब चलते हैं अपन का रैशनलाइज्ड 2030। अब ये हर्बर्ट बॉयर आ गए। ठीक है भैया, हर्बर्ट बॉयर का नाम, ठीक है, हर्बर्ट बॉयर 1936। हर्बर्ट बॉयर का जन्म 1936 में हुआ। ओके, उनका पालन पोषण, ये तो कोई पूछेगा नहीं। उनका पालन पोषण पश्चिमी पेनिसिल्वेनिया में हुआ, एक कोने में जहाँ रेल, सड़कें, सुरंगें आदि अधिकांश कशोर व्यक्तियों की नियति थी। पिट्सबर्ग के विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना स्नातक अध्ययन समाप्त किया। 1963 में येले में 3 वर्षों तक इन्हें स्नातकोत्तर अध्ययन में बिताया। ये भी कोई नहीं पूछने वाला। 1966 में बोयर ने सैन फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक का कार्य ग्रहण किया। 1969 में इन्हें विशिष्ट लाभदायक गुणों से युक्त इकोलाई बैक्टीरिया के प्रतिबद्ध एंजाइम तथा अध्ययन अध्ययन संपन्न किया। बोयर ने पाया कि एंजाइम में डीएनए स्ट्रैंडों को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। ओके, और जो शेष बचता है वह स्ट्रैंड पर चिपचिपा शीर्ष कहलाता है। यह कथित शीर्ष सुस्पष्ट अभ्यास से डीएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पैराग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज़, है ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब देखो ये लाइन क्वेश्चन में आएगी पहले तो इन एंजाइमों के डीएनए में स्ट्रैंड में एक विशेष आकृति के काटने की क्षमता होती है। तो विशेष आकृति की क्षमता होती है, किसका एंजाइम का नाम पूछेंगे, कौन सा एंजाइम विशेष आकृति को एंजाइम में काटने की क्षमता होती है। प्रतिबंधित एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, ठीक है, डीएनए को एक विशेष आकृति का हिसाब से काटने की क्षमता होती है। यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी। तो ये हो गया। और फिर जो कट जाता है स्ट्रैंड पर चिपचिपा शीर्ष बच जाता है ना। शीर्ष बचता है वह स्ट्रैंड पर चिपचिपा शीर्ष कहलाता है। चिपचिपा शीर्ष होता है, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। ठीक है भैया, इस खोज के फलस्वरूप हवाई स्थिति स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनली कोहेन के मध्य बहुमूल्य तथा लाभदायक विचार विमर्श हो सका। कोहेन आ गए, स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक स्टैनली कोहेन ने छोटे छोटे रिंगलेट्स जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं पर कार्य किया। उन्होंने छोटे छोटे रिंगलेट्स थे, उन पर प्लाज्मिड बोलते थे उनको, उन पर काम करा। इससे क्या पता पड़ा, यह प्लाज्मिड कुछ विशेष जीवाणुवीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। हाँ, ये पूछ सकते हैं, प्लाज्मिड कुछ विशेष जीवाणुवीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरते रहते थे, है ना। ये हो गया। अब क्या बोला इनने, ठीक है, ओके, तथा डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के स्वतंत्र रूप में प्रकृति कर डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड से स्वतंत्र रूप से प्रकृति करते हैं। कोहेन ने कोशिकाओं
से उन प्लाज्मिडों को हटाने तथा इन्हें फिर से अन्य कोशिकाओं में भेजने की विधि विकसित करी। ओके, तो स्टैनली और कोहेन, मतलब स्टैनली कोहेन ने किया, स्टैनली कोहेन। और कौन हो जाएगा अपने पास? रॉबर्ट बॉयर या हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर्बर्ट बॉयर ने क्या करा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज करी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और स्टैनली कोहेन ने क्या करा? स्टैनली कोहेन ने प्लाज्मिड की खोज करी। इसको ऐसे लिखेंगे अपन, हर्बर्ट बॉयर। तो आर क्या बता देगा अपने आप ही अपन को? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और स्टैनली कोहेन ये क्या बता देगा अपन को? प्लाज्मिड बता देगा। तो ये नाम से ही अपन को पता पड़ जाएगा, स्टैनली कोहेन। ज़्यादा चीज़ें याद ना करनी पड़े, दिमाग को रटना ना पड़े, बहुत ही ज़्यादा रटना ना पड़े, बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो ये अपने आप याद हो जाएगा, नाम लिख लेंगे तो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहाँ से अपने पास प्लाज्मिड आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते, इतनी चीज़ें याद करने की थी, मैंने याद कर ली, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हर्बर्ट बॉयर की तस्वीर है भाई साहब। ये लो, ठीक है। चलो या अब आते हैं कहाँ? जैव प्रौद्योगिकी का चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या बोला इन्हें? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत, फिर डीएनए का तकनीक का साधन, फिर डीएनए की तकनीक के प्रक्रम। ठीक है, ये देखना है अपन, चल देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के उन तरीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों तथा उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्राप्त करते हुए मनुष्य ने उपयोगी प्रक्रमों को विकसित किया जाता है। डबल रोटी, शराब इत्यादि सूक्ष्म जीवों के संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जीव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो वे प्रक्रम आते हैं जिनमें वर्तमान समय में अगर अपन देखें, वर्तमान समय में देखना है अपन को, तो वर्तमान समय में अगर अपन देखा जाए तो सीमित अर्थ में देखा जाए, जैव प्रौद्योगिकी में वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म है भोला भाला सा, उसका यूज़ करना है, ठीक है, उसका यूज़ करना है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, उसका यूज़ कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे आधुनिक एरिया में अपन उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी में इसे यूज़ करते हैं अपन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे होते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, अपन कुछ बनवा रहे होते हैं उससे। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। ओके, तो अपन ने देख लिया। आगे चलकर ये हो गया उदाहरण, पात्रे इन विट्रो डिसीजन द्वारा परखने शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण, उपयोग, डीएनए टीका निर्माण, दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। यानी सबसे शुरू तो देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि भ्रूण का निर्माण। ठीक है, भ्रूण, किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भ्रूण का निर्माण, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक तरीका। दूसरा क्या है? किसी फीमेल के अंदर भ्रूण बनाना। ठीक है, भ्रूण बना देते हैं, होता नहीं है तो भ्रूण बना देते हैं अपन, है ना, बनवा देते हैं मेल से स्पर्म लेकर, है ना, मेल से स्पर्म लेकर, फीमेल से एग लेकर। ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने बोला कि भैया परखने जीन का संश्लेषण व उपयोग, जीन बनाना, कोई एक डीएनए का हिस्सा है उसको बनाना और फिर उसका यूज़ करना, उसको यह करना, यूज़ करना। एंड थर्ड इज़ कि भैया दोषयुक्त जीन था अपने पास, कोई बेचारा लूला सा, है ना, एक सा जीन था, उसको एकदम तंदुरुस्त कर देना, उसको एकदम क्या कर देना, तंदुरुस्त। ठीक है, तो फाइनली क्या है? भ्रूण का निर्माण, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये हो गया, डायग्राम बना लेंगे अपन। तो दूसरा, हर चीज़ को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर डालेंगे पूरी एनसीईआरटी को अपन। ये अपने पास डीएनए का निर्माण, जीन का निर्माण, उसका यूज़ करना, एंड देन अपन क्या करेंगे, उसका यूज़ करने के बाद ख़राब जीन को अच्छा जीन में कन्वर्ट करना। ठीक, तो जीन के संबंधित 2 पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट अपना का संबंधित हो गया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित हो गया। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ द्वारा यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है। अच्छा, अब EFB यूरोपीय फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी,
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या करा, कुछ परिभाषा दी उनकी, उसमें दोनों परंपरागत विचारों और आधुनिक विचारों को समावेश है। इन EFB द्वारा दी गई परिभाषा के हिसाब से ये देखो क्या लिखा है अपने पास, नए उत्पादों सेवाओं के लिए प्राकृतिक नए उत्पादों सेवाओं के लिए, ठीक है, तो उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, तो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपन कोई, ओके, सेवाओं के लिए, अब सेवा भी चाहिए इन्हें, ले भैया सेवा ले लो, नए उत्पाद तथा सेवाओं के लिए, एक साइड से और ले लो सेवा, लो, है ना, नए उत्पादों के लिए, सेवा के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इनके अंग, अब किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपन, इंसान है किसी का भी यूज़ कर सकता है, जीव का कर सकता है, ये जीव का यूज़ कर लिया इसने, है ना, कोशिकाओं का यूज़ कर सकता है वो, है ना, कोशिकाओं का यूज़ कर सकता है, कोशिकाओं का यूज़ कर सकता है, और उसके बाद उसके अंग का भी यूज़ कर सकता है, तो कोशिका का करेगा या तो फिर, या उसके अंग का भी यूज़ कर सकता है, उसके कार्य का यूज़ कर देगा, अंग का भी यूज़ कर लेगा, तो जीवों का यूज़ करेगा या तो कोशिका का यूज़ करेगा या फिर उसके अंग का भी यूज़ कर सकता है, वो चीज़ जो टेक्निक होगी उसे हम बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी। ये डायग्राम बना लिया, ख़त्म हो गई डेफिनेशन। दिस इज़ ऑल द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब इसको देखकर बोल सकते हैं अपन कुछ भी, इसको देख के बोलें, अच्छा देखते हैं, चलो बोलते हैं क्या, कि भैया जीवों का, कोशिकाओं का और उनके अंगों का किसी का भी यूज़ प्रोडक्ट और सर्विस में कर लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द सेल एंड देयर पार्ट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स इट। इसके बाद अपन ने बात करी, हो गया डायग्राम, ठीक, खत्म, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं कहाँ, यहाँ जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत है कुछ। अनुवांशिक जीवों में प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो तकनीकों का योगदान है, ये हैं, क्या है टेक्निक। अब ये चैप्टर अपना रेगुलर चलेगा ऐसे ही, है ना, इसी तरीके से बायोलॉजी रोज़ आधे घंटे लगभग चलेगी, आधे घंटे नहीं 20 मिनट तो लगभग रोज़ बायोलॉजी अपनी चलनी ही है, रेगुलर पक्का है। पढ़ के आएंगे अपन, बहुत सिंपल सा रूटीन है मेरा कि मैं पहले पढ़ के आऊँगा, रीडिंग करके आऊँ, इसको चैप्टर को रीड करके आऊँगा, ये रूटीन है मतलब, है ना, कि चैप्टर पहले पढ़ूँगा मैं 1 घंटे, कोशिश करूँगा 1-1.5 घंटे पढ़ लूँ, मतलब 5:30 से स्टार्ट करूँ, 1 मिनट ले रहा हूँ, 5:30 से स्टार्ट करूँ और 7 तक इसको पढ़ूँ, ठीक है, 7 तक इसको पढ़ूँ, एंड देन अपन 7 से लेकर 7:20 तक इसको पढ़ें, तो 7 से लेकर 7:20 तक और 7:30 तक वीडियो डल जाएगा, ठीक, मतलब तो वीडियो डालना उद्देश्य नहीं है, बस पढ़ना है, एक बार NCERT की रीडिंग हो जाए, अच्छे से डायग्राम बन जाए अपने, जो अपन समझा है, सीखा है, वही क्वेश्चन आएंगे, एक्जैक्टली ये क्वेश्चन आएंगे, अलग से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं है, तो ये अपना आप चलेगा मई तक ही चलेगा, पूरा सिलेबस लगभग NCERT के अकॉर्डिंग इसमें कवर हो जाएगा, समझा होगा, सीखा होगा मैंने, वो भी इसमें एप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स कवर हो रहे होंगे, देखो 17 पेज है अपना, 2 पेज होगा अपने इसमें, इस चैप्टर के 3 पेज होगा, 1 पेज पूरा, 2 पेज पूरा, और ये 3, कुछ और ज़्यादा भी हो जाया करेगा, स्पीड बढ़ा दिया करेंगे, कभी कभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिंपल कर दिया करेंगे। ओके, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत देखो, अनुवांशिक यानी जो अपने 1.5 घंटे में पढ़ा होगा उसको समराइज़ 20 मिनट में करना है, समराइज़ करा करेंगे। चलो, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न 2 प्रमुख योगदान है, क्या, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, इस तकनीक द्वारा 2 हैं, मतलब अपने पास देखो इसमें कितने सिद्धांत हैं, 2 तो लिख लो भैया, यहाँ पे 2 हैं, है ना, तो अब देखो अनुवांशिक अपने पास 2 हैं, 2 लिख लिया अपन ने। अब बताओ कि कौन कौन से 2, अनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग में रोगाणु रहित, क्या लिखा, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित, ओ भाई साहब, यानी केमिकल इंजीनियरिंग है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ओके, अच्छे से मिला दिया, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, ओके। अनुवांशिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इस तकनीक द्वारा अनुवांशिक पदार्थों जैसे कि DNA या RNA, है ना, अनुवांशिक पदार्थों DNA तथा RNA के रसायन में कर इसे परिपोषित जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले तो रासायनिक परिवर्तन आएगा, यहाँ पर रसायन में परिवर्तन करेंगे, पहले तो अपन इसमें चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे DNA में, उसके बाद उसे किसी और ऑर्गेनिज्म में अपन डाल देंगे, उसके बाद जब डाल दिया है किसी और के अंदर तो उस होस्ट के अंदर डालेंगे,
होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे, उसके समलक्षणी में परिवर्तन करना, यानी वो दिखेगा। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, ये पहले इंसान कैसा था, एकदम गुस्से टाइप का था। इसके अंदर तुमने एक DNA डाला, पहले तुमने DNA को क्या करा, चेंज किया, किसी और यहीं से DNA लाए, खुशी वाला DNA लाए, तो खुशी वाला DNA को तुमने अच्छे से तैयार किया, केमिकल वेमिकल चेंज किया उसमें बढ़िया, उसको तुमने इस होस्ट के अंदर डाल दिया, इस होस्ट के अंदर अपने डाल दिया, ठीक है, ये डाल दो। इसके बाद जब ये बनेगा नया, ठीक, अब ये नया बनेगा तो डाल दिया अपन ने, केमिकल चेंज करके थोड़ा बहुत उसमें डाल दिया। अब ये जो नया बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, खुशम खुश एकदम, ठीक, ज़्यादा खुश हो गया, ज़्यादा खुश हो गया इसमें, ठीक। ये तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। चलो ये अब अपन चलते हैं कहाँ, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है अपना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, अल्टर करना है। अल्टर मतलब उसमें चेंज कर दिया DNA में, अल्टर। फिर इंट्रोडक्शन करना है इसका, इंट्रोड्यूस, अल्टर, इंट्रोड्यूस एंड चेंज द फिनोटाइप, AIC, अल्टर, इंट्रोड्यूस एंड चेंज द फिनोटाइप और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक, ये हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग खत्म। फिर अपन चलते हैं कहाँ, ये हो गया डायग्राम, क्लियर है। अब जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग में सूक्ष्म जीव संदूषित रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों सुकेंद्रीय कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, केवल वांछित वातावरण भी बनाना पड़ता है। जैसे लोग टीम थी, अभी मैंने समझा भी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों की टीम थी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे जुम और भी टीम आ गए, टीम मेंबर आ गए, जुम और टीम के मेंबर आ गए, गुस्से वाले, मोटू, पतलू, कल्लू, है ना। अपन को सिर्फ कल्लू को आगे बढ़ाना है, ये जो कल्लू है उसी को सिर्फ अपन को आगे बढ़ाना है, बाकी सबको नहीं बढ़ाना। तो अपन क्या करेंगे बताओ, और बोलते हैं घर पे ही नहीं है वो, जाओ ये अभी घर पे नहीं है ना, बाद में आएगा जब लेवल लेना। मतलब अपन क्या करेंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कल्लू को ही जगह ग्रोथ करने की मौका मिलेगा, बाकी सब रामलाल और बाबू जलीला को नहीं मिलेगा, ठीक। ये हमारे सर के बाबू रामलाल जलीला वगैरह है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हटा दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया। इसको हम बोलेंगे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये हो गया केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है भैया। अब अपन आगे देखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ वांछित वातावरण में ही लोग ग्रो कर सकते हैं। तो डायग्राम बना लेंगे अपन इसका भी, ठीक, ये भी अपने पास हो गया। फिर अपन चलते हैं कहाँ, अब अनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन की अपेक्षा अलैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अलैंगिक जनन अनुवांशिकी सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, सबको पता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता तथा विशिष्ट अनुवांशिक व्यवस्थाओं के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, ये भी अपने को पता है। जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मौका मिलते हैं अपन को ग्रोथ करने के, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बनाने के। ओके, लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन करेंगे ना तो विभिन्नता उत्पन्न होगी, बिल्कुल सही बात है। परंपरागत संकरण की विधियाँ जो पौधे एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी हैं, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। ये कहानी समस्या थी। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती हैं। परंपरागत संकरण जो करते हैं उसमें जो उपयोगी जीन है उसके साथ साथ अवांछित जीन भी दोनों ही मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में। तो मान लो एक कैरेक्टर था, आपको हाइट वाला चाहिए था, किसी के अंदर हाइट तो छोटा था, इसके अंदर हाइट वाला कैरेक्टर आ गया तो ये लंबा हो गया, एकदम लंबा हो गया। लेकिन इसके जो बाल हैं, अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी इसके अंदर आया, इसके बाल एकदम काले नहीं है, कत्थई कलर के बाल हैं भैया, ये कैरेक्टर नहीं चाहिए था। अपन को कैरेक्टर चाहिए था सिर्फ हाइट वाला, लेकिन वो नहीं आया, वो भी आ गया लेकिन अपन को हाइट बढ़ानी थी, बढ़ गई हाइट, लेकिन ये जो बाल है काले नहीं है, ब्राउन। तो क्या करा जाए, ये नहीं चाहिए था, अवांछित है ना। तो क्या करा जाए फिर इसको बताओ। तो अपन ने क्या करा फिर, ओके, ये तो हो गया। उपरोक्त कमियां द्वारा दूर करने हेतु अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक में जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज DNA का निर्माण किया जाता है।
अब यहाँ इसलिए अपन क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब नया पिक्चर में हीरो आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कुछ टेक्निक होती है, उस टेक्निक को अपन स्टडी करेंगे कि भैया कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी अपन 20 मिनट हो चुके हैं तो अपन इसको ब्रेक स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है ना। कल देखेंगे अगले 20 मिनट, 4 पेज हो गए, अच्छा है 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर को। समझने वाली पॉइंट होंगी, कुछ ज़्यादा घटने वाली चीज़ होगी तो उसको घटेंगे भी, है ना। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो भाई साहब, 9 10 11 12 पेज हैं वैसे बेसिकली देखा जाए तो, कर लेंगे अपन ख़त्म, ठीक है।